तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी पहली बार दुनिया के सामने आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से एक वीडियो संदेश के जरिए अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की जनता के लिए पैगाम दिया है। गनी वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। पैसे लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात तो गनी ने सिरे से नकारा। ये दावा किया कि देश छोड़ते वक्त उनके पास सिर्फ वही एक जोड़ी कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे। अशरफ गनी अफगानिस्तान से भागकर पहले ओमान पहुंचे थे। खबर है कि अब यूएई ने मानवीय आधार पर उन्हें शर्फ दी है। उधर गनी के ही रक्षा मंत्री ने उन पर गद्दारी का आरोप लगाकर इंटरपोल से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। तालिबान के खिलाफ अब आखिरी उम्मीद बना हुआ है पंजशीर। पंजशीर उस घाटी का नाम है जहां तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तेजी से एकजुट हो रहे हैं और अफगानिस्तान को बचाने के लिए आखिरी और निर्णायक जंग छेड़ चुके हैं। पंजशीर ही फिलहाल ऐसा इकलौता इलाका है जहां अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है। तो ये पिछली अशरफ गनी सरकार के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह का इलाका है। सालेह कह रहे हैं कि आखिरी वक्त तक तालिबान से लड़ेंगे ताकि अफगानिस्तान को बेगुनाह जनता को बचाया जा सके। अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। काबुल में तालिबानी नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार ने मुलाकात की। 3 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने बता दिया था कि अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए तीनों राजनेता काबुल पहुंच रहे हैं, जहां तालिबानी नेताओं से उनकी बात होगी। बदलते घटनाक्रम के बीच कल दोहा से तालिबानी नेता अनस हक्कानी की अगुवाई में तालिबान प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा और करजई, अब्दुल्ला और हिकमतयार से मिला। अब आज काबुल से क्या बड़ी खबर निकलकर आने वाली है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद वहां के जलालाबाद और हेरत में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें सरकार ने और तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया है। फंसे भारतीयों के लिए काबुल पहुंचना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। परसों 150 भारतीयों को काबुल से निकालकर देश लाया गया था। इस पूरे संकट पर भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में शांति कायम करने की कोशिशें और तेज होंगी। तालिबान भारत के खिलाफ असली रंग दिखाने लगा है। तालिबान ने भारत से आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाली सभी कार्गो मूवमेंट पर रोक लगा दी है, जिसका असर दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिखने लगा है। ड्राई फ्रूट्स के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली के सबसे बड़े ड्राई फ्रूट्स मार्केट खारी बावली में ड्राई फ्रूट्स 20% तक महंगे हो गए हैं। और चलिए बड़ी खबरों के बाद अब जानते हैं ऐसी खबरें जिसका सरोकार पूरे देश से। मंगलवार को अफगानिस्तान से 120 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर वायुसेना का जो C-17 ग्लोबमास्टर देश लौट कर आया, उसमें 3 विशेष मेहमान भी मौजूद रहे। ये विशेष मेहमान कोई और नहीं, आईटीबीपी की K9 स्क्वाड के 3 स्निफर डॉग रूबी, माया और बॉबी हैं। ये तीनों स्निफर डॉग पिछले 3 साल से काबुल के भारतीय दूतावास के रक्षक दल का हिस्सा बने रहे। भारतीय दूतावास और स्टाफ को आईईडी और दूसरे आतंकी हमलों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। आईटीबीपी के इन तीनों स्निफर डॉग्स ने बखूबी भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी गई है। जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें 3 महिला जज और 1 वरिष्ठ वकील शामिल है। अगर केंद्र इन सभी सिफारिशों को मान लेता है तो देश की पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। एनडीए की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में लड़कियां भी शामिल होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 सितंबर को होगी इस परीक्षा में लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। कोर्ट के आदेश से पहले तक लड़कियों को एनडीए में परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सेना को महिलाओं के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इस बार सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। बढ़े हुए दाम की वजह से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपए हुआ है, 50 पैसे हो गया। इससे पहले एलपीजी सिलेंडर के दामों में 1 जुलाई को 25 रुपए का इजाफा हुआ था। बढ़े हुए दामों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। चलिए अब देख लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की कुछ अहम खबरें।
दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। पाकिस्तान के लाहौर किले में राजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने वाले हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को कट्टरपंथियों ने मंगलवार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शशि थरूर को बरी कर दिया है। शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा था। शशि थरूर मामले में अब कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी के नेता उनसे माफी मांगे। उन्होंने कांग्रेस और हमारे नेता को बदनाम करने की साजिश की थी। हालांकि इस पूरे मामले में सुनंदा पुष्कर के परिवार ने दिल्ली पुलिस पर मामले को सही ढंग से कोर्ट में नहीं रखने का आरोप लगा दिया है। कोरोना मामलों को लेकर दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। दिल्ली में पहली बार कोरोना संक्रमण दर 0.05% हो गई है। यह दिल्ली में अब तक के सबसे कम स्तर की कोरोना पॉजिटिविटी दर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस मिले हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिन का इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो शुरू हुआ। इस पुलिस एक्सपो में 15 देशों की 100 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है। ये कंपनियां फायर आर्म्स, ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, साइबर सिक्योरिटी जैसे उपकरण प्रदर्शित करेंगी। कल से शुरू हुआ ये एक्सपो 20 अगस्त तक चलेगा। और देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी से जुड़ी कुछ अहम खबरें अब आपके सामने। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ फिर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन पहुंचने वाले हैं। लखनऊ में आज सीएम योगी टोक्यो ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। खिलाड़ियों का सम्मान समारोह 3 बजे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा। यूपी सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर आए नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, सिल्वर जीतकर आई मीराबाई चानू और रवि दहिया को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतकर आए खिलाड़ियों को 1 करोड़ का इनाम देगी। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ट्वीट पर बहस हो गई है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि 4 लाख नौकरियां कब दी गई। इसके जवाब में बीजेपी ने सरकारी नौकरियों का पूरा ब्यौरा पेश कर दिया। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के बहाने नौकरी का आंकड़ा देकर कहा कि ये कोई तड़पती हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है। यूपी में विपक्ष लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। तालिबानी लड़ाकों की स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना करने पर यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद शकीरुर रहमान बर्क ने के खिलाफ बीजेपी के देशद्रोह का केस दर्ज करवाया है। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान से पलटे शफीकुर रहमान बर्क कहा, तालिबान से कोई रिश्ता नहीं, मैं ना तालिबान के साथ हूं ना उसकी सराहना करता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी का हैरान करने वाला बयान सामने आया। सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जंग जीतने पर बधाई दी और सलाम किया। सज्जाद नोमानी के बयान पर जब विवाद और बढ़ा तो बोर्ड ने तालिबान पर टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार किया, लेकिन तालिबान के लिए हमदर्दी रखने वालों को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 2 टूक चेतावनी दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जो आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है। यूपी में 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ और बारिश की मार अभी जारी। इनमें सीएम योगी का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। गोरखपुर में बाढ़ से अब तक 21 गांव घिरे हुए हैं। गांवों के अलावा शहर के निचले इलाकों में भी हालात ऐसे ही हो गए हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी का पानी तबाही मचा रहा है। कई रास्तों का संपर्क भी टूट गया। कई इलाकों के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन से उचित मदद अब तक नहीं मिली। आरोप ये भी है कि हर साल बारिश में हालात ऐसे ही होते हैं, लेकिन इस दिशा में ठोस योजना ना तो अब तक बनी है ना ही अमल में आई है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां बाढ़ भी है, बचाव भी है और जनता का गुस्सा भी दिख रहा है। बिहार में राजधानी पटना समेत 16 जिले बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से करीब 32 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ वाले जिलों में पूर्वी चंपारण भी शामिल है, जहां से आई तस्वीरों ने सरकारी कामकाज और दावों की फिर से पोल खोल दी है। मोतिहारी में नेपाल से बहने वाली पसाह नदी का बांध टूटने से कई प्रमुख सड़कें बह गई हैं। कहीं कहीं तो सड़क टूटने से 20 से 30 फीट ऊपर तक पानी बहने लगा। सड़कें पानी से समाने की वजह से जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ में घिरी जनता का आरोप है कि सपाह नदी का बांध टूटे 2 से 3 बीत चुके हैं, लेकिन ना तो अब तक जनप्रतिनिधियों ने सुध ली है, न ही अधिकारियों ने।
बिहार की बाढ़ से जूझते कटिहार जिले से आई एक तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ एनडीआरएफ के जवानों ने गंगा नदी की बाढ़ में घिरे इलाके से एक गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला। रबर बोट और फिर एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम परिजनों ने गंगा रख दिया। महिला और बच्ची दोनों ही पूरी तरह स्वस्थ हैं। कटिहार जैसे कई जिलों में एसडीआरएफ टीमों के अलावा एनडीआरएफ भी मदद में जुटी हुई है। जवान लगातार कई इलाकों से बाढ़ पीड़ितों को निकाल रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जिलों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इंतजामों को देखने के लिए नीतीश बाढ़ वाले इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। कल नीतीश ने कटिहार पहुंचकर बाढ़ के हालात जाने, राहत और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें मदद का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। बाढ़ में फसलों के नुकसान का आकलन करने का भी सीएम नीतीश ने अधिकारियों का निर्देश दिया है। एलजेपी के चिराग पासवान से मिलने पर रामविलास पासवान को याद कर भावुक हो उठे समाजवादी नेता शरद यादव। अब वो तकलीफ होती है कि वो चलेगा। सियासत से जुड़ी ये तस्वीर कल दिल्ली में देखने को मिली, जब चिराग बिहार में जारी अपनी आशीर्वाद यात्रा के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए मां के साथ शरद यादव के निवास पर आए। इसी दौरान मीडिया से बात करते वक्त शरद यादव ने रामविलास पासवान को याद किया, तब उनकी आंखों में आंसू दिखे, गला भी भर आया। शरद यादव ने कहा कि रामविलास भले ही चले गए, लेकिन जनता चिराग के साथ है। बिहार में छात्र आरजेडी का अध्यक्ष बदला तो भड़के लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर फिर हमला बोलते हुए तेज ने उन्हें पार्टी का संविधान याद दिलाया। दरअसल तेजस्वी से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के अध्यक्ष आकाश यादव को हटा दिया। उनकी जगह पटना यूनिवर्सिटी के छात्र गगन कुमार को कमान सौंप दी। आकाश तेज प्रताप के करीबी कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने पोस्टर से तेजस्वी की तस्वीर गायब कर दी थी। आकाश की छुट्टी को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमपी छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरें। मध्य प्रदेश में श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मारक को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में है। उनकी जयंती महोत्सव में शामिल होने कल शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई मंत्री और नेता भी पहुंचे थे। बाजीराव को यहां पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसी के बाद शिवराज ने महान मराठा योद्धा बाजीराव पेशवा के स्मारक को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। कई भव्य निर्माण कामों के साथ 29 करोड़ की लागत से बाजीराव पेशवा की 28 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ जिले में उफनती नदी के बहाव में फंस गई 4 बच्चों की जान। तो देखिए कैसे प्रशासन की टीम ने उन्हें बचाया। 24 बाढ़ की वजह से खतरनाक हो चुकी इस बोरा नदी के दोनों तरफ पत्थरों का सीढ़ियां टिकाई गई। फिर सीढ़ियों के सहारे एक एक कर 4 बच्चों को निकाला गया। तस्वीरों में डरे सहमे 2 बच्चों को सीढ़ीनुमा पुल के सहारे नदी के इस तरफ आते आप देख रहे होंगे। बच्चे नहाने के लिए इस इलाके में आए थे। अचानक नदी में पानी बढ़ता चला गया और बच्चे फंस गए। वो चट्टानों को पकड़कर खड़े रहे। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी बच्चों को बचा लिया गया। चलिए अब रुक कर लेते हैं पंजाब का, वहां की कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। 100 दिन के मिशन गल पंजाब दी की यात्रा पर निकले अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल को पंजाब के फिरोजपुर में विरोध का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान सुखबीर बादल को किसानों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया। किसानों ने कहा कि सुखबीर बादल जहां जहां जाएंगे वहां उनका विरोध किया जाएगा। पंजाब के विवादित और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विजिलेंस विभाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सुमेध सैनी आय से ज्यादा संपत्ति के केस की जांच में शामिल होने मोहाली के विजिलेंस थाने पहुंचे थे, जहां उनसे पूछताछ की गई और एक अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई। इससे पहले सैनी को 3 और मामलों में गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी हुई थी, लेकिन सुमेध सैनी को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। सुमेध सैनी वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पंजाब के मौजूदा सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ 2007 में भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए थे।
जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं, जबकि सेना की कार्रवाई से घबराकर भारत सीमा में घुस रहे 4 पाक नागरिक वापस पाकिस्तान भाग गए। सुरक्षा बल अब छानबीन कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों गलती से भारत सीमा में आए थे या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे आज मुंबई से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।